नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर यशपाल एग्जाम स्टडी पर। आज की इस क्लास में हम देखेंगे 2011 से लेकर 2025 तक पूछे गए ईवीएस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एग्जाम में बार-बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, असलात के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला, असलात भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे पेड़ की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। बी, सलात चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। सी, असलात भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। डी, असलात चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 10 घंटे पेड़ की शाखा पर उल्टा लटक कर सोते हैं। प्रश्न नंबर हमारा पहले का उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट। असलात भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। इसकी हम देखते हैं संपूर्ण विश्लेषण। असलात देखने में भालू जैसे होते हैं लेकिन भालू नहीं होते हैं। यह दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ों की डालियों पर उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। इनकी कुल औसत आयु लगभग 40 वर्ष होती है और ये अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से केवल 7 से 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। यह सप्ताह में केवल एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। यह बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 2, हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। चौथा है हमारा, एक बड़ा वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खा लेता है। तो हमारा इसका पहला है, पहला और दूसरा, दूसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा या पहला और चौथा। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर ए पार्ट, पहला और दूसरा। इसका हम संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियां और उनके छोटे बच्चे 14 से 15 वर्ष तक की होते हैं। नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड छोड़ देते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही झुंड की मुखिया या नेता होती है। एक वयस्क बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम 1 क्विंटल से ज्यादा हरे पत्ते व झाड़ियां खा लेता है। 200 ग्राम गलत तथ्य है हमारा। और हाथी बहुत कम आराम करते हैं, दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। और 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम यानी 2 क्विंटल होता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 3, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक लगभग 360 डिग्री पीछे घुमा सकता है। पहला, मैना, उल्लू, कौवा, चील। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 के उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, उल्लू। इसकी हम संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को काफी हद तक लगभग 270 से 360 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है। इसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने की ओर दिखाई देती हैं। और मैना देखते हैं, मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। यह सीटेट में इन दोनों तथ्यों में अंतर पर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 4, घट पररी शिकारी पौधा के संदर्भ में सही तथ्य पहचानिए। पहला, यह भारत के मेघालय राज्य के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह कीड़ों मकोड़ों मेढकों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। इसका मुंह एक पत्ती के ढक्कन से ढका होता है और इसमें से एक खास खुशबू निकलती है। तो हमारा प्रश्न नंबर उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर डी पार्ट, उपर्युक्त सभी। इसकी हम संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। घट पररी उन मिट्टियों में होता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए यह छोटे जीवों, चूहों, मेढकों, कीड़ों का शिकार करता है। पौधे से एक विशेष प्रकार की सुगंध, आकर्षक महक निकलती है, जो कोई खास आवाज या ध्वनि नहीं निकलती, जिससे आकर्षित होकर कीट इसके अंदर चले जाते हैं और घड़े के अंदर फंस जाते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 5, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। पहला, यह पेड़ राजस्थान के थार रेगिस्तान में बहुतायत के रूप में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इसके तने में पानी जमा होता है, जिससे स्थानीय लोग पतला पाइप डालकर पीते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी पार्ट, बी और सी। इसका अब हम संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, जबकि राजस्थान में नहीं पाया जाता। इसकी ऊंचाई एक सामान्य कमरे लगभग 10 से 12 फीट के बराबर होती है।
लेकिन इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक भूमिगत जल स्तर तक जाती हैं। इलाके में पानी की कमी होने पर स्थानीय लोग इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 6। खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला, यह वृक्ष मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने में किया जाता है और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। सी, इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। डी, इसकी फलियों से स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है और इसकी पत्तियों स्थानीय जानवर खाते हैं। इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसका हम संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। खेजड़ी राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में प्रसिद्ध है। यह रेगिस्तान पौधा है, इसलिए इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। 300 साल पहले अमृता देवी बिश्नोई और गांव के 363 लोगों ने इन पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। बिश्नोई संप्रदाय के लोग पर्यावरण और वन्य जीव के प्रेमी होते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 7। नीचे दी गई घरों की विशेषताओं का मिलान सही राज्य और स्थान कीजिए। पहला, हमारे यहाँ भारी बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और छतें ढालू होती हैं। हमारा पहला है लद्दाख में, मनाली हिमाचल प्रदेश में, असम में या श्रीनगर कश्मीर में। प्रश्न नंबर हमारा 7 का उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट, असम में। इसका हम संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। असम, भारी वर्षा के कारण घर 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनते हैं। लद्दाख में पत्थर के 2 मंजिला घर, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है जानवरों और सामान के लिए और छतें समतल होती हैं। मनाली में पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर होते हैं और राजस्थान में मिट्टी के घर, दीवारें मोटी होती हैं और छतें कटीली झाड़ियों, कैक्टस, कीकर की बनी होती हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं 8। चांगपा जनजाति और पश्मीना शाल के बारे में क्या सत्य है? पहला, चांगपा लद्दाख के चांगथांग इलाके में रहने वाली घोमतू जनजाति है। यह चांगरा नस्ल की बकरियां पालते हैं जिनके बाल बहुत महीन, मानव बाल का 1/6 भाग होते हैं। एक पश्मीना शाल 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और इसे हाथ से बुनने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। तो हमारा सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी पार्ट, उपर्युक्त सभी। इसका हम संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। चांगपा जनजाति के टेंट को रेबो कहा जाता है और बकरियों को रखने की जगह को लेखा कहते हैं। पश्मीना बकरी 500 मीटर की ऊंचाई पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान में रहती है। इनके बाल इतने बारीक होते हैं कि मशीनों पर नहीं बल्कि हथकरघे में हाथ से बुने जाते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला, प्रश्न नंबर देखते हैं 9। भोजन और उनके प्रसिद्ध राज्यों के सही जोड़े की पहचान कीजिए। पहला, टैपियोका कप्पा केरल, लिंगहू फेन सांप का सूप हांगकांग, सरसों के तेल में पकी मछली कश्मीर, या डी उपर्युक्त में से सभी। सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, उपर्युक्त सभी। चलिए इसका हम संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। केरल, टैपियोका जमीन के नीचे उगने वाला कंद नारियल की कड़ी के साथ खाया जाता है। गोवा में नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली पसंद की जाती है और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकी नदी की मछली और कहवा, इलायची व बादाम वाली चाय। हांगकांग में सांप के मांस से बना सूप लिंगहू फेन कहलाता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला, प्रश्न नंबर देखते हैं 10। पारंपरिक कला मधुबनी का संबंध भारत के किस राज्य से है और यह कैसे तैयार की जाती है? पहला, महाराष्ट्र मिट्टी और गोबर से, बिहार पिसे हुए चावल के घोल में प्राकृतिक रंग मिलाकर, आंध्र प्रदेश सूती कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा, राजस्थान शीशे व धागे की कढ़ाई। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, बिहार पिसे हुए चावल के घोल में प्राकृतिक रंग मिलाकर। इसकी अब हम संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। मधुबनी बिहार का एक प्राचीन जिला और लोक कला है। इसमें चावल के पिसे हुए पेस्ट में हल्दी, नील, फूलों और पेड़ों के अर्क से प्राकृतिक रंग तैयार किए जाते हैं। इन चित्रों में मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, चिड़िया, मछलियां आदि चित्रित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला, प्रश्न नंबर देखते हैं 11। ब्रेल लिपि के आविष्कार कौन थे और यह कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? पहला, लुई ब्रेल 6 बिंदु पर, और बी हमारा है चार्ल्स ब्रेल 8 बिंदु पर, ग्राहम बेल 6 बिंदु पर, जॉन ब्रेल 4 बिंदु पर। प्रश्न नंबर हमारा 11 का उत्तर है विकल्प नंबर पहला, लुई ब्रेल 6 बिंदु पर। इसकी हम संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। फ्रांस के लुई ब्रेल अब
जब 3 वर्ष के थे तो पिता के औजारों से खेलते समय उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ने लिखने की ललक के कारण उन्होंने भरे उभरे हुए बिंदुओं की लिपि खोजी, जो 6 बिंदुओं के पैटर्न पर काम करती है। अब ब्रेल लिपि कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया भी जाता है। प्रश्न नंबर देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 12। भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों के 4 प्रकार कौन से हैं? पहला कोबरा नाग, रैट स्नेक, कुरैत, अजगर। बी है हमारा नाग, कोबरा, कुरैत, दुबैया, अफाई। और हमारा सी है किंग कोबरा, एनाकोंडा, वाइपर या कैरट, या अजगर, दुबैया, अफाई, सैंड वोआ। तो हमारा प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, नाग यानी कोबरा, कुरैत, दुबैया और अफाई। इसकी हम संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। भारत में पाए जाने वाले सैकड़ों सांपों में से केवल 4 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। पहला है हमारा नाग, कुरैत, दुबैया और अफाई। सांप के 2 खोखले दांत 20 दंत होते हैं, जिनसे जहर शरीर में जाता है। सांप के काटने की दवा सीरम यानी सांप के ही जहर से बनाई जाती है, जो सभी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होती है। प्रश्न नंबर देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 13। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाता है? पहला शक्करखोरा, फाख्ता, कलचीड़ी या दार्जिन चिड़िया। तो हमारा प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, बागता, जिसको हम डब बोलते हैं। इसकी हम संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। फाख्ता यानी डब कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की बाड़ में घोंसला बनाती है, और जो शक्करखोरा हमारे होते हैं वो छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, जैसे बाल, घास, मकड़ी के जाले से। कलचीड़ी पत्थरों के बीच मुलायम घास, टहनियों, ऊन और रुई से घोंसला बनाती है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 14। निम्नलिखित में से कौन सा कीट सामाजिक कीट नहीं है, अर्थात समूह यानी बस्ती में नहीं रहता है? पहला दीमक, तैतैया, चींटी या मकड़ी। तो हमारा प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है विकल्प नंबर डी पार्ट, मकड़ी। संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं इसकी हम। चींटियां, मधुमक्खियां, तैतैया और दीमक समूह या कॉलोनी बस्ती में श्रम विभाजन के साथ रहते हैं, जबकि मकड़ी यानी जिसको हम स्पाइडर कहते हैं या एक अकेला रहने वाला जीव है, यह सामूहिक कीट नहीं है। प्रश्न नंबर देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 15। डॉक्टर द्वारा एनीमिया रक्तहीनता से पीड़ित मरीज को आहार में किन खाद्य पदार्थों की अधिकता की सलाह दी जाती है? पहला चावल, चीनी, आंवला, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, दूध, अंडा, संतरा, नींबू, आलू, टमाटर। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। इसकी हम विश्लेषण देखते हैं। एनीमिया खून में हीमोग्लोबिन या आयरन लोहे की कमी से होता है। समान हीमोग्लोबिन स्तर बच्चों, महिलाओं में 12 से 16 GDL होना चाहिए। आयरन के मुख्य प्राकृतिक स्रोत गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, बथुआ, मेथी भी है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं 16। मलेरिया रोग के वाहक और इसके उपचार के संबंध में सही कथन चुनिए। पहला है हमारा मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसकी खोज सिकंदराबाद के अस्पताल में रोनाल्ड रॉस ने की थी, जिन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सी है मलेरिया की पारंपरिक दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। और डी है इसका हमारा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर डी पर, उपरोक्त सभी। संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं हम। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नामक परजीवी से होता है, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। सिनकोना पेड़ की छाल से कुनैन दवा बनती है। रोनाल्ड रॉस ने पहली बार मच्छर के पेट में झांककर साबित किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। प्रश्न नंबर देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 17। मृत सागर डेड सी में कोई व्यक्ति डूबता क्यों नहीं है? पहला है इसका तापमान बहुत अधिक होता है। इसमें अत्यधिक लवणता लगभग 300 ग्राम नमक पर प्रति लीटर पानी के कारण जल का घनत्व मानव शरीर से अधिक होता है। इसमें लहरें नहीं उठती हैं। यह समुद्र तल से बहुत नीचे स्थित है। प्रश्न नंबर हमारा 17 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। इसकी हम संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन जल स्रोत है। पहला उच्च लवणता के कारण इसके जल का उत्प्लावन अव्वल और घनत्व बहुत अधिक होता है। यदि कोई तैरना भी ना भी जानता हो तो भी वह पानी की सतह पर पीठ के बल आराम से तैर सकता है। प्रश्न नंबर देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 18। 1000 वर्ष पूर्व उज्बेकिस्तान से भारत आए यात्री अल ब्रूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में मुख्य रूप से किसकी प्रशंसा की है? पहला भारत के विशाल किलों की, भारतीय कारीगरों द्वारा तालाब, बावड़ी और जल संग्रहण की तकनीक की, भारतीय वस्त्र निर्माण की, या भारत की कृषि व्यवस्था की।
प्रश्न नंबर हमारा 18 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं इसका हम। अल ब्रूनी ने लिखा कि भारत के लोग तालाब और बावड़ियां बनाने में बहुत माहिर हैं। वे भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर चबूतरे, चबूतरा और सीढ़ियां बनाते थे, जहां चढ़ने और उतरने के रास्ते अलग अलग होते थे। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 19। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कौन से लोग जंगल की भूमि और उपज के हकदार हैं? पहला, जो लोग कम से कम 10 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। सभी ग्रामीण नागरिक हैं। केवल वन विभाग के कर्मचारी। तो हमारा प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। इसकी हम संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। कानून के अनुसार जो आदिवासी लोग कम से कम 25 वर्षों से लगातार जंगल में रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि और वहां पैदा होने वाली चीजों पर पूरा कानूनी अधिकार है। उन्हें वहां से विस्थापित नहीं किया जा सकता है। झारखंड की सूरमरी गर्लस्टान ने तोरंग यानी कुरुक भाषा में जंगल केंद्र बनाकर इस संस्कृति को बचाया था। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 20। झूम खेती स्थानांतरण से कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? पहला, एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। बी, जमीन पर उगे बांस और खरपतवार को उखाड़ते नहीं बल्कि काट कर वहीं जला दिया जाता है। सी, राख जमीन में खाद का काम करती है और भूमि को गहरा जोते बिना केवल हल्का खुरच कर भी बीज बोए जाते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी पार्ट, उपरोक्त सभी। झूम खेती मुख्य रूप से मिजोरम और पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। इसे काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। फसल पकने पर मिजोरम में प्रसिद्ध चराव नृत्य बांस की डंडियों के साथ किया जाता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 21। एवरेस्ट सागरमाथा की चोटी पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पहला, संतोष यादव, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, करम मल्लेश्वरी। तो हमारा प्रश्न नंबर 21 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, बछेंद्री पाल। चलिए इसकी हम देखते हैं व्याख्या देखते हैं। बछेंद्री पाल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के नाकुरी गांव की निवासी हैं। उन्होंने 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर माउंट एवरेस्ट ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर की चोटी पर कदम रखा। वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं महिला थी। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। करम मल्लेश्वरी के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। पहला, वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक हैं। बी, उनके पिता पुलिस कांस्टेबल है और उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में से भार उठाना शुरू किया था। सी है, वह 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं और भारत के बाहर 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो हमारा प्रश्न नंबर 22 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, उपरोक्त सभी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। करम मल्लेश्वरी ने वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वो ओलंपिक पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट थी। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 23। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुसार अंतरिक्ष में जीवन के अनुभव के बारे में क्या सत्य है? पहला, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण एक जगह टिककर नहीं बैठ पाते थे, तैरते रहते थे। बी, पानी भी बुलबुलों की तरह उड़ता था और मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करना पड़ता था। सी, बाल हमेशा खड़े रहते थे इसलिए कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। डी है हमारा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी पर, उपरोक्त सभी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 6 महीने से अधिक समय बिताया। 360 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भारहीनता के कारण वहां सभी वस्तुएं हवा में तैरती हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 24। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला, पीतल के बर्तनों के लिए, इत्र और गुलाब जल निर्माण के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए, चमड़े के काम के लिए। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, इत्र और गुलाब जल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कन्नौज को भारत की इत्र राजधानी कहा जाता है। यहाँ टर्कों से फूल लाकर पारंपरिक देख भपका विधि से प्राकृतिक इत्र, केवड़ा और गुलाब जल बनाया जाता है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए और मुरादाबाद पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 25। रात में जागने वाले जानवरों जैसे उल्लू, चमगादड़ को वस्तुएं किस रंग में दिखाई देती हैं? पहला, केवल लाल और हरे रंग में, केवल काले और सफेद में,
सभी रंगों में, केवल नीले और पीले रंग में। प्रश्न नंबर हमारा 25 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, केवल काले और सफेद रंग में दिखाई देते हैं। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन जो जानवर रात में जागते हैं उनकी आंखों की रेटिना में राड कोशिकाएं अधिक होती हैं, जिससे वे दुनिया को केवल सफेद और काले रंग में ही देख सकते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 26। कांसा ब्रोंज दो धातुओं का एक मिश्र धातु है। यह धातुएं कौन सी हैं? पहला तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, एल्युमिनियम और तांबा, लोहा और निकेल। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, तांबा और टिन। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कांसा, तांबा यानी 88% और टिन 12%। पीतल में तांबा और जस्ता प्राचीन काल से तोप, मूर्तियों और मजबूत सिक्के कांसे से बनाए जाते रहे हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 27। अरब सागर के तट पर स्थित भारत के राज्यों का समूह कौन सा है? पहला केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। बी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। सी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल। डी ओडिशा, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। प्रश्न नंबर हमारा 27 का उत्तर है विकल्प नंबर ए पार्ट, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी तट अरब सागर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप, दादरा नागर हवेली और लक्षद्वीप। पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी अंडमान निकोबार है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए घरेलू उपायों के संदर्भ में गलत जोड़े की पहचान कीजिए। पहला दूध उबालकर सुरक्षित रखना, पके हुए चावल कटोरी में रखकर पानी के बर्तन में रखना, हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखना। डी प्याज लहसुन फ्रिज में गहरे फ्रीजर में सील करके रखना। प्रश्न नंबर हमारा 29 का उत्तर है विकल्प नंबर डी पार्ट, प्याज लहसुन फ्रिज में गहरे फ्रीजर में सील करके रखना। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 5 के अनुसार प्याज और लहसुन को नमी से बचाकर खुले और सूखे स्थान पर रखा जाता है। फ्रीजर में रखने से वे नमी पाकर सड़ जाते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं 30। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल जड़ों का प्रतिनिधित्व करता है? पहला आलू, अदरक, हल्दी, गाजर, मूली, चुकंदर, शकंदर, प्याज, लहसुन, आलू, गन्ना, अदरक, कमल, ककड़ी। तो हमारा प्रश्न नंबर 30 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, गाजर, मूली, चुकंदर और शकरकंद। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। जड़े यानी रूट्स, गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, शलजम, टेपियोका। तना है हमारा आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, हल्दी, अरबी, गन्ना। यह सीटेट में आलू और अदरक को तना मानकर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए साथियों बस आज के लिए इतना ही। साथियों वीडियो कैसा रहा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए साथियों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।